हेलो एवरीवन। फिर से हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक और चैप्टर, हमारी वन शॉट सीरीज रफ्तार सीरीज जो चल रही थी उसके अंदर। ये चैप्टर जो है बेटा वो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। अभी तक जो हमने 3 चैप्टर्स पढ़े थे जिसमें सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था और केमिकल काइनेटिक्स था, वो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थे, तो उनमें फॉर्मूलाज ज्यादा थे। ये चैप्टर आप देख सकते हो, जैसे हम बोर्ड में बात करते हैं तो हम थोड़ा रटने जैसा ये चैप्टर होता है। तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको थ्योरी के जैसे ही अपन देखेंगे। मैंने इसके अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है, लेकिन हम ज्यादातर जो चीजें हैं इसके अंदर फैक्ट आते हैं तो उन फैक्ट को देखने की कोशिश करेंगे। फिर से लाइट की स्पीड से स्टार्ट करेंगे हमारी रफ्तार सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं डी ब्लॉक किसे कहते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर जाता है। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2n-1 d1 से 10। आप पैलेडियम एक ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसका ns0 क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। डी के अंदर ही पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन, इसके ns के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन इसका नहीं होता। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो डी सबशेल होता है बेटा वो पार्शियली फिल्ड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिंक कैडमियम Ag जो है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। ये क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि इसके अंदर सबके अंदर D10 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 होता है। आगे हम बात करते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं कि सारे के सारे मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इनमें एक्सेप्शन क्या है, जिंक कैडमियम और Hg। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा ही लो होती है। क्यों आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है? क्योंकि ये मेटल्स होते हैं और आप आयनाइजेशन एनर्जी को Z इफेक्टिव और साइज से पीरियोडिक टेबल में 11th क्लास में पढ़े ही होंगे। फिर हम बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की। मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात तो आएगी बेटा। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये एक आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया कि कोई भी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें देखना है तो हम उसमें देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिंक कैडमियम Hg की हम बात करें तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, D10 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 होता है। इस वजह से ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं D10 की वजह से। क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन जो है ये हार्डर मेटल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आपने देखा होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ देखा होगा आपने ऐसा। तो ये जो ग्राफ होता है इसके अंदर आप देखो कि इनिशियली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर डिक्रीज होता है। ये 3D सीरीज होता है, 4D सीरीज होता है, 5D सीरीज का ग्राफ आपके एनसीईआरटी में बेटा बना हुआ है। तो इनिशियली इंक्रीज होता है, मैक्सिमम जाता है, फिर डिक्रीज हो रहा होता है। तो यहां मैंने वही वाली बात लिख दी है कि इनिशियली कैसा होता है, इंक्रीज डिक्रीज, फिर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका रीजन मेन है हमारे लिए, मेन क्या है, इनिशियली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे होते हैं, उसके बाद में मैक्सिमम हो जाते हैं, उसके बाद में क्या होने लग जाते हैं, डिक्रीज। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से एटमाइजेशन एंथैल्पी, वैसा डेल्टा ATH लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, इस पे फर्क पड़ेगा और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट पर फर्क पड़ेगा। तो ये रीजंस जो हैं इन पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट होते हैं वो ये रीजंस ही बनाते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि जो मैग्नीज होता है बेटा, इस ग्राफ के अंदर यहां देखोगे तो मैग्नीज के अंदर ग्राफ ऐसे जाते हुए फिर अचानक में नीचे आ जाता है। तो इसका कारण क्या है कि जिसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा अट्रैक्टेड है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। या देखो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था, तो यहां अगर कम होगी तो ये कम। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो इसका रीजन ये हो जाता है। आगे बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। 10th क्या बोलते हैं 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने जो एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। इनिशियली जो होती है ये डिक्रीज हो रही होती है लगभग स्कैंडियम मैग्नीज के आसपास, उसके बाद में मिडल के अंदर फेरस कोबाल्ट और निकेल इनकी ऑलमोस्ट इक्वल सी हो जाती है, और उसके बाद में लास्ट में कॉपर से ज्यादा जिंक की स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। तो ये थी पीरियड के अंदर। फिर हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप के अंदर हम बात करते हैं तो 3D सीरीज से 4D सीरीज इंक्रीज होती है। कारण क्या है, शेल का नंबर बढ़ना, जो जनरल ट्रेंड अपन देखते हैं। लेकिन 4D से 5D जाते हैं तो उस दौरान 4D के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, सॉरी 5D के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, 5D से मेरा मतलब है 6th पीरियड के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से
ऐसा देखा जाता है कि 4D और 5D की साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। जैसे इसका एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कई बार, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम, इनकी तो साइज इंक्रीज हो रही है 3D से 4D, 4D से 5D, लेकिन टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम, इसके अंदर टाइटेनियम से जर्कोनियम तो साइज इंक्रीज होती है, लेकिन जर्कोनियम से हैफनियम ऑलमोस्ट इक्वल। और यहां से लेकर के ये जो थर्ड ग्रुप होता है, यहां से लेकर के 12th ग्रुप तक यही चीज देखी जाती है। जो आपका थर्ड ग्रुप होता है, फोर्थ ग्रुप से लेकर के 12th तक ऐसा ही देखा जाता है, थर्ड ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसको भी आप जरा सा देख लेंगे, आपने पूरी साल पढ़ा हुआ है, आपको अपनी कॉपी खोल करके बैठना है। हमारी सीरीज जैसी चल रही है हम वैसे चला रहे हैं। मैंने आपको पहले एक बात समझाई थी कि ये पूरी साल जैसे हमने पढ़ा है वैसा कुछ नहीं इसके अंदर होने वाला, ये एक लास्ट रिवीजन है आपकी आंखों के सामने से, वो सारी की सारी चीजें निकल जाए जो आपकी कॉपी के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये एक ऐसी सीरीज नहीं है कि आज ही बैठे हो, आज ही हम सारे 100 में से 100 नंबर बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सीरीज के अंदर। मेरी स्पीड भी बहुत ज्यादा रहेगी, मुझे पता है लास्ट में मैं थक जाता हूं, इसका आपको जरा भी नहीं सोचना है, आपको केवल और केवल कम से कम समय में इस पूरे कंटेंट को क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के अंदर मैंने क्या बताया था, जो इररेगुलर सा ये आता है, इसका रीजन क्या है, इनिशियली जो जेड इफेक्टिव होता है वो ज्यादा इफेक्ट दिखाता है अपना, उसके बाद में जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, और उसके बाद यहां आने के बाद में सिग्मा अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे अपन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर NS के इलेक्ट्रॉन और N-1D के इलेक्ट्रॉन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। इनिशियली इंक्रीज होती है, फिर एंडिंग में डिक्रीज होती है। क्या कारण होगा इसका, वही वाला कारण है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगी ना, इलेक्ट्रॉन ले जाने की वजह से। तो इसके अंदर भी इनिशियल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं फिर घट रहे होते हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर ऐसा होगा, इसकी वजह से क्या होगी, ऑक्सीडेशन इनिशियली इंक्रीज देन डिक्रीज। फिर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है इनकी बहुत लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इररेगुलर ट्रेंड ये शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है इनके अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं, जैसे Mn जो है +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +7 तक शो कर सकता है। और Mn जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ शो करता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से किसके साथ ज्यादा शो करता है, तो उसका जवाब क्या है, ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों ही हाई एन वाले होते हैं, इसलिए इनके साथ में ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और ऑक्सीजन के साथ और ज्यादा एफिनिटी, मतलब और ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, इसका रीजन है ऑक्सीजन जो है मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। मेरी जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पॉज करके उसको लिख भी लिया करो, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो ये चुंबक से चिपक सकते हैं कि नहीं चिपक सकते, ऐसा कुछ देखने की हम कोशिश करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आपने सुना ही होगा, अगर आप 12th क्लास में हो तो जरूर से सुना होगा। तो पैरामैग्नेटिक वो होंगे जिनका म्यू 0 नहीं होगा, और डायमैग्नेटिक वो होगा जिनका 0 होगा। सीधी सी बात करते हैं, जिनके अंदर आपको बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे ना, वो पैरामैग्नेटिज्म शो कर देंगे, और जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेंगे वो डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे। आपको यहाँ पे म्यू मैग्नेटिक बिहेवियर को बताने वाला वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जो n होगा आपका वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे मैंने Bm जो लिखा हुआ है बेटा, ये होता है बोर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट होती है आपके म्यू की। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ये कलर्ड आयंस भी बनाते हैं। इनको हम कैसे देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख जाएंगे तो वो कलर्ड आयंस बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे। नेक्स्ट वन इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, जिसकी वजह से वाइडली यूज होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। जैसे आपने Fe को देखा होगा, हेबर प्रोसेस के अंदर यूज होता है। V2O5 यूज होता है, आपकी एक रिएक्शन होती है कॉन्टेक्ट प्रोसेस, उसके अंदर V2O5 यूज होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह भी काम करते हैं। क्यों करते हैं, कैटालिटिक होने की वजह से, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की वजह से कई रिएक्शनें, ऐसी रिएक्शनें होती है जिसके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके इंटरमीडिएट कंपाउंड्स की तरह भी काम करते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड से, क्योंकि सीरीज का नाम क्या है, रफ्तार सीरीज, तो बहुत ज्यादा स्पीड से मैंने आपको ये करवाया है। अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको आगे का टॉपिक बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद आगे अपन देखेंगे।
तो आपने लिख लिया होगा ये वाला पॉइंट। आगे हम बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है उसके क्या रीजंस होते हैं, क्यों ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो हम बात करते हैं। इनकी बेटा एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो हम पहले मैं आपको बता चुका हूं, s और n-1d के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। उसके बाद में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी बना रहे होते हैं। इसके जस्ट पीछे वाली जो स्लाइड रखी हुई उसमें लास्ट में आपने यहाँ पे देखा होगा, ये दोनों चीजें मैंने बता रखी थी। आगे हम बात करते हैं कि ये जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है ये शो करते हैं, तो कैटलिस्ट कहां-कहां काम आते हैं। एक कांटेक्ट प्रोसेस होता है बेटा, उसमें V2O5 करके आपका कैटलिस्ट यूज होता है। यहाँ पे वेनेडियम आप देखोगे 3D सीरीज का एलिमेंट है। हेबल प्रोसेस अमोनिया बनाने की प्रोसेस में Fe और MO दोनों यूज होते हैं। ओसवाल्ड प्रोसेस जो होता है उसमें प्लेटिनम यूज होता है। तो ये इन जगहों पे यूज होते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को आप ऐसे समझो कि ये इनका क्या बोलते हैं, सॉलिड कोई पार्ट बना हुआ है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, और इनके बीच की जो वॉइड्स होती है बेटा, ये जो जगह होती है बीच बीच में, इन वॉइड्स के अंदर जैसे बोरॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन जैसे स्मॉल एलिमेंट्स आकर के फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड बन के आता है उसे अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये केमिकली इनर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, और इसके अलावा इनकी जो मेटेरिक प्रॉपर्टीज है कुछ वैसी रहती है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ये हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एलॉय क्या होता है, हमने दो मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया, हमने दो सॉल्यूशन उनका बना दिया, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद में जो हमारे पास बन के आता है उसे अपन बोलते हैं एलॉय। जैसे इसका एग्जांपल आपने देखा होगा ब्रास एंड ब्रोंज। पूछा जाता है ब्रास के अंदर कौन कौन से मेटल होते हैं, तो कॉपर एंड जिंक, एंड ब्रोंज में कॉपर एंड टिन। इसको याद करने का तरीका, इसमें Z आ रहा है तो इसमें ऊपर वाले में Z होगा, इसमें S आ रहा है तो नीचे वाले में S होगा, कॉपर दोनों में यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात करें तो इसमें E नॉट M+2 से M जब जा रहा है, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा कि स्टेबल कंपाउंड होगा, और इसी तरह से M+3 से M+2 जा रहा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो भी क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा, नेगेटिव है तो अनस्टेबल कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी रखा है, कॉपर वाला एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने E नॉट Cu+2 से Cu ये बन रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। जब ये पॉजिटिव दे रखी है तो Cu+2 और Cu में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो Cu+2 और Cu में से Cu ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब यहां से यहां ये जाना चाहता है, नेगेटिव होता तो यहां से यहां ये नहीं जाना चाहता। अगर यहां से यहां जाना चाहता है यानी ये बनना चाहता है, इसका मतलब ये स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा, तो ये इजीली रिड्यूस होना चाहता है। इससे आप समझ पाओगे डी ब्लॉक के अंदर कोई ज्यादा रेगुलर इसका पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलता। स्कैंडियम की जो वैल्यू M+3 से M+2 की होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। यहां तक डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो हमने देख ली। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में हम दो कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एक तो KMnO4 एक K2Cr2O7। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपाउंड्स है। ये Mn का कंपाउंड है, ये क्रोमियम का कंपाउंड है। यहाँ पे Mn जो है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। ये बेटा पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, टाइट्रेशन वगैरह में भी कभी बनाया होगा आपने, यूज किया होगा। प्रिपेयर किया जाता है पाइरोलोसाइड MnO2 से। K2MnO4 इस प्रिपरेशन के दौरान बनता है, उसका कलर ग्रीन कलर होता है। इसके अलावा KMnO4 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं K2Cr2O7। K2Cr2O7 का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। कई बच्चे K2MnO4 कर देते हैं, K2MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं होता, वो पोटेशियम मैग्नेट होता है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, कलर इसका ऑरेंज कलर का होता है। प्रिपेयर किया जाता है FeCr2O4 से। आगे बात करते हैं, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसके लिए एक रिएक्शन है क्रोमियल क्लोराइड टेस्ट, जो क्लोराइड आयन के लिए यूज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो उसमें क्रोमियल क्लोराइड CrO2Cl2 बनता है, तो क्रोमियल क्लोराइड टेस्ट भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से लेकर के ये पार्ट और पीछे वाला जो पार्ट था उसमें मैंने आपको डी ब्लॉक के बारे में बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर आप दो सीरीज देखोगे, लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। ये आपकी 6F सीरीज होती है, ये आपकी 4F सीरीज होती है, ये आपकी
5f सीरीज होती है, ये 6th पीरियड में होती है और ये 7th पीरियड में होती है। साइज की हम बात करें तो लेफ्ट राइट इनकी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। जो आपने पीरियोडिक टेबल करके 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर आपने साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब के ऑर्डर्स हम वहां पे पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज और इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं, उन पे आपको फोकस करना है। लेंथेनॉइड्स जो है मोनोजाइट और होता है, उसके अंदर भी पाया जाता है। इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। इसके अलावा ये +2 और +4 भी शो करता है। इसका मोस्ट ऑफ द आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कलर्ड होते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये बिल्कुल भी नहीं बनाता है। कंपाउंड्स अगर मैं बात करूं तो इसके कंपाउंड किस तरह के बनते हैं, ये जनरली +3 में रहना चाहता है तो यहाँ पे LNX के साथ 3 ही बनाएगा। इसी तरह से एक्टिनोइड की हम बात करें तो ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव होते हैं। क्या ये सारे रेडियोएक्टिव होते हैं? जवाब है नहीं, ये रेडियोएक्टिव नहीं होते। इसके अंदर प्रोमीथियम करके एक होता है, वो रेडियोएक्टिव होता है, बाकी सारे के सारे नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, +3 के अलावा और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करता है। ये मोस्टली +3, +2, +4 ही शो करता है। कलर्ड कैटायन बनाता है, कारण क्या है, FF ट्रांजिशन के कारण। ये कॉम्प्लेक्स बनाने की थोड़ी सी टेंडेंसी रखता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, एक्टिनोइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इजीली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लेंथेनॉइड होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहां तक मैंने बहुत ही ज्यादा स्पीड से, जैसा कि मैं हर चैप्टर में करता आ रहा हूं, और एक्सप्लेन कर दी है सारी चीजें। इसके अंदर हो सकता है बेटा कुछ चीजें आपको ना मिले, पिछले चैप्टरों में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ कमेंट्स ऐसे देखे हुए हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जब मैंने अनाउंसमेंट किया था उसमें एक बात कही थी कि जिन बच्चों की 80-90% तैयारी है, 100% तक वो जा सकते हैं, तो वो इस सीरीज को ये ना माने कि इससे वो 100 आउट ऑफ 100 बना लेंगे कि हमने अगर पूरी साल पढ़ाई नहीं करी तो इस सीरीज से सब कुछ हो जाएगा। ये मैंने केवल और केवल लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एक सीरीज बनाई है, उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ने में बोरियत होती है, या जो बच्चा चाहता है कि मेरे को शॉर्ट नोट्स मिल जाए कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, किस तरह से चीजों को लास्ट टाइम पे हमें एक जगह एक पेज में लिखना होता है। उसके लिए मैंने ये भी कहा था कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा चीज हो तो उसमें ऐड कर लो, इसमें अगर एक्स्ट्रा चीज मिल रही है तो आप एक पेज में ऐड कर लो। तो ऐसे कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे, उसके लिए मैंने बता दिया है। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो यहाँ अपना DA ब्लॉक भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बहुत धमाकेदार चैप्टर होने वाला है, तो बने रहिएगा। जय हिंद।